नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। क्या ट्रेड्स को इनहेरिट करने के लिए प्रोसेस है, रूल्स हैं, वो हम यहां पर देखते हैं। मैं फिर से आपको यहां पर बताऊंगा कि मदर के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स, जिसे हम बोलेंगे ओवम सेल। तो ओवम सेल क्या है, गैमेट सेल। ये गैमेट सेल कैसे बनी वो ऑब्वियसली आपको पता है। गैमेट सेल बनने का तरीका है मियोसिस प्रोसेस, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, और 23 क्रोमोसोम्स यहां पर आ जाते हैं। वैसे ही फादर के अंदर जो गैमेट सेल है दैट इज स्पर्म सेल, और स्पर्म सेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज करके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं जाइगोट के अंदर। डन। अब मैंने आपको पीछे एलील पढ़ाया था। एलील जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताई थी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द जीन। दो तरीके की ऑल्टरनेट फॉर्म्स अगर हम मान के चलें तो कैरेक्टर, लेट अस सपोज कैरेक्टर हमने कौन सा लिया, हाइट। तो हाइट के लिए कौन सी ट्रेट्स हो गई, सिंपल सी बात है भाई सर, एक ट्रेट हो गई टॉलनेस की और दूसरी ट्रेट हो गई ड्वार्फनेस की। अब आप इसको ह्यूमंस की तरह मत समझो, मदर फादर लिख रहा हूं इसका मतलब यहां पर ह्यूमंस की तरह मत समझो इसको आप समझिए पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में आप प्लांट्स की स्टडी करें या आप एनिमल्स की स्टडी करें, ह्यूमंस की स्टडी करें, पेरेंट्स हम जनरली उन ऑर्गेनिजम्स को मानेंगे जिनके गैमेट्स क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। अभी मैंने ह्यूमन लिखा था तो इसलिए मैंने ओवम और स्पर्म लिखा, लेकिन जब मैं यहां पर प्लांट्स लिखूंगा तो मैं पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो आपका होता है प्लांट सेल का, उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो अगर कैरेक्टर एक हाइट है तो टॉल होना, ड्वार्फ होना ट्रेट हो गई। अब हो सकता है जब सर ने एलील बोला तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि फादर और मदर दोनों की तरफ से ही टॉल वाला प्लांट आए या टॉल वाली ट्रेट आए। ठीक है, फादर और मदर की तरफ से ही दोनों क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 1 और 2, दोनों ही तरफ से जो कॉम्बिनेशन बना वो टॉलनेस का बना। हो सकता है दोनों की तरफ से ही जो एलील आए वो ड्वार्फनेस की है। हो सकता है एक की तरफ से टॉल वाली एलील आ गई और दूसरी तरफ से ड्वार्फ एलील आ गई। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज को अब मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। कैसे, ध्यान से देखो। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जब एक एलील नंबर 1 और एलील नंबर 2 जब सेम हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। यहां पर जाइगस का मतलब क्या हुआ? जाइगस का मतलब हुआ जो जाइगोट है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जीन लेवल पर कितनी कितनी तरीके की कैसी कैसी जीन्स हैं उसे हम बोलेंगे जाइगस। और होमो का मतलब उस पर्टिकुलर जीन के लिए जो उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर है वो सेम है ना, ये वर्ड लिख दिया मैंने यहां पर, सेम है। क्लियर? तो सेम का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर जो एलील है वो दोनों तरफ से सेम आती है। सेम आने का मतलब हो सकता है दोनों तरफ से, अभी सर ने बताया टॉलनेस की आ जाए। टॉलनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल टी। ठीक है, तो दोनों तरफ से सेम आ गई कैपिटल टी वाली। लेट अस से ड्वार्फ। ड्वार्फनेस भी तो हो सकता है दोनों तरफ से सेम आए, तो उसे हम मान लेते हैं स्मॉल टी। अब जब मैं स्मॉल टी लिखूंगा तो इसका मतलब वो ट्रेट वो वाली है जो रिसेसिव कंडीशन की है। अब सर आपने एक नया टर्म बता दिया हमें, रिसेसिव। तो एक टर्म रिसेसिव है तो दूसरा टर्म क्या हुआ, डोमिनेंट। इनका क्या मतलब है, रिपीट करूं फिर से, तो होमोजाइगस कंडीशन मतलब है दोनों एलील सेम आए फादर मदर से। ये टॉलनेस की कैपिटल टी वाली आ सकती है या ड्वार्फनेस की स्मॉल टी वाली आ सकती है। कैपिटल टी और स्मॉल टी उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अल्फाबेट देने का तरीका है। यहां पर सर ने दो वर्ड यूज करे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसको मैं एग्जांपल की तरह लेता हूं। लेट अस सपोज आपका कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, और उन फ्रेंड्स में क्या होता है कि कभी कभी कोई दोस्त ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है उसकी बात हमेशा मानी जाती है और तुम्हें लगता है कि यार मेरी बात तो मानी ही नहीं गई, ये क्या तरीका है, हमेशा आपकी ही चलती है, हमेशा मेरे दोस्त की ही चलती है, वो बहुत डोमिनेंट है। तो जब भी डोमिनेंट आदमी कोई ग्रुप में होगा तो उसकी बात मानी जाएगी या नहीं? बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही यहां ट्रेट्स में भी होता है। ड्वार्फनेस और टॉलनेस, यहां पर अगर मैं लिखूं टॉलनेस, तो कैपिटल टी आपने रिप्रेजेंट करी टॉलनेस से, ड्वार्फनेस आपने रिप्रेजेंट करी स्मॉल टी से। और अगर मैं कहता हूं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉलनेस है, तो मतलब जब दोनों तरफ कैपिटल टी है तब तो ट्रेट टॉल ही होगी।
दोनों तरफ स्मॉल टी है तो समझ में आता है सर, दोनों तरफ अगर स्मॉल टी ही है तो डार्कनेस ही होगा कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन सर अगर एक तरफ कैपिटल टी है और दूसरी तरफ स्मॉल टी है, ऐसी कोई कंडीशन अगर अराइज हो गई, ऐसी कंडीशन अगर अराइज हो गई, तब क्या बोलेंगे, स्मॉल टी का चलेगी या कैपिटल टी की? अरे सर उस केस में तो डोमिनेंट आदमी की चलेगी, और डोमिनेंट तो आपका है टॉलनेस। तो यहां पर टॉल होगा आपका पर्टिकुलर प्लांट जो होगा, और जो कैपिटल टी है वो हो गई डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी थी होमोजाइगस, तो सेकंड कंडीशन क्या हुई? सेकंड कंडीशन हुई हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हुआ? हेट्रोजाइगस का यहां पे मतलब हुआ कि सर जाइगस मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जाइगोट, लेकिन हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब दोनों एलीज जो पेरेंट से आई हैं वो क्या है? डिफरेंट है। एक तरफ से कैपिटल टी आता है तो दूसरी तरफ से स्मॉल टी आता है, और कॉम्बिनेशन बन जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी का, दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। कौन वर्क करेगा? ऑब्वियसली इस केस में टॉलनेस जो है डोमिनेंट ट्रेट था, कैपिटल सी से उसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेट क्या हो जाएगी? टॉलनेस को डिटरमाइन करेगी एक पर्टिकुलर प्लांट में। ठीक है, तो जब भी सर लिखेंगे कैपिटल टी समझ जाना होमोजाइगसली डोमिनेंट की बात हो रही है। जब सर लिखेंगे स्मॉल टी तो समझ जाना होमोजाइगसली रिसेसिव की बात हो रही है। लेकिन जब सर लिखेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन तो समझ जाना कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, इसका मतलब कैपिटल की चलेगी। यही वो पर्टिकुलर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से ये जेनेटिक्स आज कहीं ना कहीं हम पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने डिस्कवर करी थी। क्लियर? और उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और उन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम डिस्कस करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में। ये इनकी फोटोग्राफ है। ये एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क कह सकते हैं। पहले ये क्या हुआ, ये पढ़ने के लिए गए अपने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप का है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, ऑस्ट्रिया में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। साइंस और मैथमेटिक्स के ये इन्होंने स्टडी करी। वो स्टूडेंट थे साइंस और मैथमेटिक्स के, फिर ये प्रोफेसर भी बने। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन्होंने अपनी उस स्टडी को छोड़ करके ही बिकेम मॉन्क, एंड देन अपनी मॉनेस्ट्री में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर। तो यही ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आंसर आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम लिख कर गएंगे, गलती नहीं करेंगे। 1822 में इनका बर्थ हुआ एंड 1884 में इनकी डेथ हुई। अल्टीमेटली ये मैंने लिख ही दिया कि ये बॉर्न हुए थे अपनी एक पीजेंट फैमिली में, और बहुत ही एजुकेटेड थे ये, लेकिन मॉनेस्ट्री में जाकर के फिर इन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स की स्टडी को कंबाइन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़े हुए थे, कहीं ना कहीं वहां पर इन्होंने काम भी किया। अल्टीमेटली इन्होंने जब पी प्लांट पे वर्क किया, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मार्क में साइंटिफिक नेम क्या है पी प्लांट का, तो आंसर देखिए पाइसम सैटिवम। ठीक है, गलती नहीं करना, PISUM, पाइसम सैटिवम, SATIVUM। जब आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे, अपनी आंसर शीट में एग्जाम में लिखेंगे, तो जरूर इन शब्दों को क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हम साइंटिफिक नेम्स किस तरह से लिखते हैं। पहला वर्ड क्या होता है? फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट टर्म है इसे हम जीनस कहते हैं, और जो दूसरा टर्म होता है इसे हम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे जैसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को। अब अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें, तो उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ये तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी भी घटना है जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी लाइफ से जुड़ी थी। इन्होंने अपनी स्टडी करी, और अपनी स्टडी करने के बाद इन्होंने अपने क्या दिए? रिजल्ट्स दिए। इन रिजल्ट्स में इन्होंने पहली बार, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी को किसके साथ एक्सप्लेन किया? मैथमेटिक्स के साथ। और जब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन किया साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में, तो वो लोग इनकी इस फाइंडिंग को समझ नहीं पाए। बहुत ही ये मतलब सोचने वाली बात है कि इनकी फाइंडिंग्स को क्या हुआ? अप्रूवल ही नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजेक्शन इन्होंने फेस किया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इनकी जो फाइंडिंग्स थी, जो साइंस इन्होंने जो अप्लाई करी, उसके साथ उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया, एंड पीपल वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मैथमेटिक्स से भी कभी साइंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है।
इस रिजेक्शन के बाद 1884 में क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है और उनका जो वर्क है पूरा का पूरा वर्क क्या रह जाता है, अनडिस्कवर्ड। कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लेनेशन जो थे वो बिल्कुल रिजेक्शन में थे। एंड फिर 3 साइंटिस्ट आते हैं जिसमें एक थे ह्यूगो डे व्रीज, दूसरे थे कॉन्स और तीसरे थे टेस्मार्क। ये 3 इस तरह से नाम लिखे जाते हैं, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है और आपको डिटेल में तो जाना भी नहीं है, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं 1900 में, इंडिपेंडेंटली ये लोग वर्क करते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे मेंडल जी ने किया था। बट सोचने वाली बात यह है कि 1901 में इस चीज की एक्सेप्टेंस होती है कि मेंडल बिल्कुल सही कह रहे थे, इनकी जो स्टडी थी, इनकी जो फाइंडिंग्स थी, दे वर वेरी मच ट्रूथफुल। कुछ चीजें तो ऑब्वियसली बाद में ऐड करी गई, लेकिन इनकी स्टडी को बेस बनाया गया कि इसके ऊपर फर्दर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स या कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस हो सकती हैं और 1901 में इनका पुराना भूला हुआ काम उसको रीपब्लिश करा गया। दिस इज वेरी हार्ट ब्रोकन फैक्ट, क्योंकि उनकी डेथ के कम से कम 15 साल बाद उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला। वहीं अगर उनके वर्क को पहले ही रिकॉग्निशन मिला होता तो शायद वो एक नोबेल प्राइज जीत पाते, क्योंकि डेथ के बाद क्या होता है, नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता किसी साइंटिस्ट को। खैर, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। अल्टीमेटली हमने उनकी फाइंडिंग्स को इतना वाइटल माना कि हमने उन्हें क्रेडिट किया है एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी, स्टोरी की फॉर्म में सुनते हैं तो चीजें जल्दी याद होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट थे इनके एक्सपेरिमेंट और यू आर सो लकी कि आपको क्लास 10th में ये पढ़ने का मौका भी मिला है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स क्या थे उनके। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स क्या किए और एक्चुअली में उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। ये अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। फीचर्स क्या थे पी प्लांट के जिसकी वजह से उन्होंने उसको सेलेक्ट किया। तो सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, याद रखना गार्डन पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया था और उसके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उसकी हाइब्रिडाइजेशन कराई थी। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में होता यही है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम डस्ट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर और वो किस तरीके से ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के बाद अल्टीमेटली वो जाइगोट बनाते हैं एंड देन द प्लांट ग्रोज। तो हमें ये बात पता ही है। फीचर देखेंगे पी प्लांट के कि पी प्लांट को सेलेक्ट करने का कारण क्या था। सबसे पहले तो ये बहुत आसान है ग्रो करने के लिए, मतलब आराम से ग्रो करो, क्या टेंशन है। दूसरा है इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है। अगर तुम लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो बहुत तेजी से जल्दी जल्दी क्या करोगे, उनकी रिपीटेड राउंड्स लगा पाओगे, उनकी प्रोजेनी तुम्हें जल्दी जल्दी दिखेंगी। जितनी जल्दी दिखेंगी तुम्हें एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी जल्दी मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और गार्डन पी प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ जैसे कि मैंने बोला था कि एकदम टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, ऐसे ही यहां पर जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होता है सीड का कलर, वो होता है प्लांट का शेप, किस तरीके का प्लांट की सीड का शेप है, किस तरीके के प्लांट के लीफ का शेप है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट है। मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्टीमेटली ये 2-3 पॉइंट आपको एक तो लिखने हैं, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलो आगे हम डिस्कस करेंगे वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये थी वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखी थी और इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया। मैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अभी समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड यहां पर लिखा हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं उसका मतलब आप समझ चुके हो कि जब 2 दोस्त खड़े होंगे और डोमिनेंट दोस्त जब खड़ा होगा तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, जो रिसेसिव होगा वो बेचारा पीछे रह जाएगा। रिसेसिव अपनी आवाज तभी उठा पाएगा जब उसका डोमिनेंट दोस्त उस ग्रुप में नहीं हो। मतलब अगर आपको कहीं ना कहीं डॉर्फ और टॉल किसी तरीके का ट्रेड देखना है प्लांट में, तो ड्वार्फ तभी होगा जब एलील टॉल की मिसिंग है। ऐसे ही ये प्लांट का हाइट ऑलरेडी एक्सप्लेन। फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन, जब किसी ये ब्रांच हो गई, ये मेन स्टेम है, जब फ्लावर कभी इस पोजीशन पे ग्रो करेगा उसे हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और जब फ्लावर बिल्कुल टिप पर ग्रो करेगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, देन फ्लावर का जो कलर होता है, फ्लावर का कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वॉयलेट है या ग्रीन है। शेप ऑफ द सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड कलर का शेप है या रिंकल्ड कलर का सीड का शेप है। तो ये सब चीजें हैं। फली सुनी है तुमने, पॉड का कलर, ये मैं चलो दिखा देता हूं तुमको अभी अच्छे से। देखिए आप इस जगह इसको देखिए तो आपको यहां पर शायद समझ में आएगा अब कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए ये आपका हो गया सीड का शेप। सीड का शेप राउंड है या वो है रिंकल। रिंकल सीड का शेप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, राउंड बिल्कुल गोला हो गया। सीड का कलर येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है। सीड का कोट कलर, वो भी कलर अगर ग्रीन है या फिर व्हाइट है। देन अल्टीमेटली पॉड का शेप मतलब
फली की शेप इन्फ्लेटेड है, खिली खिली, या कंस्ट्रक्टेड है। अब घर में कभी मटर आए तो ध्यान से देख लेना मटर किस तरीके की दिख रही है। ओके, एंड देन फ्लावर पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया, ये टर्मिनल पोजीशन हो गई, और ये स्ट्रेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई उस पर्टिकुलर टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, ये आपकी ट्रेट डोमिनेंट एंड रिसेसिव हो गई। यहाँ लॉन लिखा है, आप टॉल भी लिख सकते हो। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। सातों के सातों याद नहीं भी रहे तो कम से कम 4 कर लेना, और उसमें ये याद रखना कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। फ्लावर कलर इजी है याद करना, सीड का कलर, सीड का शेप, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी टॉल डॉर्फ तो बता ही दिया है आपको, ठीक है। आगे देखिए इस चैप्टर में मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्या क्या चीजें थी ये एक बार देख लेते हैं, फिर मैं एग्जैक्टली आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। उसमें जो है एक्सपेरिमेंट जो है हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। चलो, पहला है, सबसे पहले स्टेप्स जो इन्होंने चूज करे उसमें पहला स्टेप था प्योर लाइन सेलेक्ट करना, प्योर पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। बहुत सोचने की बात है, प्योर पेरेंट प्लांट्स। प्योर पेरेंट प्लांट्स का मतलब यहां पर हुआ कि उन्होंने जो पेरेंट सेलेक्ट किए, अगर ये पेरेंट नंबर 1 है, प्लांट नंबर 1 है, और ये प्लांट नंबर 2 है, तो ये पेरेंट टोटली टॉल था और ये पेरेंट टोटली ड्वार्फ थे। मतलब इन्होंने प्योर लाइंस का मतलब हुआ होमोजाइगस कंडीशन ली, यहां कैपिटल टी वाले प्लांट्स लिए और यहां स्मॉल टी वाले प्लांट्स लिए। तुम्हें कैपिटल टी का और स्मॉल टी का मतलब पता है, अगर ये दोनों एलील साथ में है तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन होमोजाइगस में भी होमोजाइगसली डोमिनेंट। यहां पर भी कंडीशन होमोजाइगस है लेकिन होमोजाइगसली रिसेसिव। ये ट्रेट ड्वार्फ शो करेगी, ड्वार्फनेस को शो करेगी, और ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगी। वो बात दूसरी, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तब भी प्लांट क्या हो जाता है, टॉल ही हो जाता है। लेकिन क्या ये प्योर लाइन है? ये प्योर लाइन नहीं है, ये प्योर लाइन नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो उन्होंने प्योर लाइन पेरेंट्स के यूज करे, समझ में आया, प्योर पेरेंट प्लांट्स। दूसरा, इन्होंने फिर फर्स्ट जनरेशन निकाली उनके हाइब्रिडाइजेशन से, और फिर इन्होंने सेकेंड जनरेशन भी निकाली। अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट उनका क्या था, अब मैं यहां पे पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एग्जाम में ये क्रॉस आपसे पूछा जाता है। अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।